जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो सीआईएसएफ फायरमैन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है। 26 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसे में आप सभी को टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा होगा कि पता नहीं भाई एग्ज़ाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो वैसे में दोस्तों, जीएस में पॉलिटी से 2 क्वेश्चन आना 100% कन्फर्म है और वो 2 क्वेश्चन अनुच्छेद से आएगा। इस चीज़ को आप गांठ बांध लो। इसीलिए मैंने दोस्तों आज यहाँ पे अपने बोर्ड में अनुच्छेद से संबंधित चीज़ें को लिखने का प्रयास किया है और आप यकीन मानो कि जो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है उस अनुच्छेद से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप मेरा चैनल के प्लेलिस्ट के पेज पे जाएं, वहाँ आपको एक थंबनेल लगा हुआ वीडियो दिखेगा कि अब तक के मेरे जीवन के सफ़र की कमाई, मैं वहाँ पे क्या किया हूँ, मैं वहाँ पे आपको क्या बताया हूँ। मैं पहले किसी भी चीज़ को बताने से पहले मैं मॉक टेस्ट लगाता हूँ, मैं प्रीवियस ईयर की टेस्ट भी मैं लगाता हूँ, उसके बाद मैं एनालाइज करके मैं सारे क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ। तो आप मेरा यकीन माने कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। जो अभी हाल ही में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, इसमें देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। एक पूछा था अनुच्छेद 60 और एक पूछा था मेरे भाई अनुच्छेद 148 पूछा था। आप यकीन माने कि अनुच्छेद से बाहर आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएगा संविधान में। और आप इन चीज़ें को अगर आप रट लेते हैं तो आप यकीन मानो कि इससे बाहर भी नहीं आएगा। आप एग्ज़ाम दे के आप आना, उसके बाद आप मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट कर देना कि जो आपने बताया था उससे बाहर आ गया। ये मेरा वादा है कि इससे बाहर नहीं आएगा। तो बस आप वीडियो में बने रहें। पहले आप इस वीडियो को नॉर्मल स्पीड में देखें, उसके बाद आप 1.5 की स्पीड में देखें, आप उसके बाद लास्टली 2 की स्पीड में देखें। अर्थात आप 2 से 3 बार आप ज़रूर देख लें, ठीक है। इससे बाहर नहीं आने वाला। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या है, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान के चलो कि अगर भारत सरकार द्वारा किसी अन्य देश के ज़मीन को अधिग्रहण करती है तो अगर उसे कोई राज्य के रूप में अगर उसे बनाया जाए तो आर्टिकल 2 के तहत बनाया जाएगा और उसे भारत में प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा है, देखिए नए राज्यों का नाम, क्षेत्रफल व सीमा में परिवर्तन। जैसे मान के चलिए अगर महाराष्ट्र जैसे एक राज्य है, अगर उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, उसको सीमा को बढ़ाना है घटाना है तो आर्टिकल 3 के तहत उसकी सीमा को बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। जैसे मान के चलिए अगर ये झारखंड एक स्टेट है, अगर उसके नामों में परिवर्तन करना है, अगर उसका झारखंड से कुछ कर देना है तो आर्टिकल 3 के तहत उसके नाम में परिवर्तन किया जाएगा। अगर उसके सीमा में परिवर्तन करना है, क्षेत्रफल में परिवर्तन करना है तो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको आर्टिकल 3 समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 9 इम्पोर्टेंट है कि विदेशी नागरिकता के बाद भारत की नागरिकता समाप्त हो जाना। दोस्तों, हम सभी भारतीय को भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की प्रावधान दिया गया है। एकल नागरिकता का मतलब होता है आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक होंगे। अगर आप किन्हीं दूसरे देश के नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो आपके भारत की नागरिकता ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ऐसा कौन सा आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 9 के तहत, ठीक है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, ठीक है। आप इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में समानता, अर्थात लोक नियोजन का मतलब होता है नौकरी, ठीक है। तो नौकरी के विषय में समानता आर्टिकल 16 के तहत, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18 में उपाधियों का अंत है। जैसे अगर किन्हीं व्यक्ति को, जैसे पहले राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी और भी किसी भी प्रकार के जैसे जो उनको उपाधि जो दिया जाता था, अब आर्टिकल 18 के तहत किसी भी व्यक्तियों को उपाधि का जो ये उपाधि अब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अगर आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार समाप्त हो जाता है तो मात्र एक ही ऐसा अनुच्छेद है आर्टिकल 21 जो हमारे लिए रहता ही रहता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार ये भी आता है कि आपातकाल के दौरान कौन सा आर्टिकल के तहत हमें जीवन जीने की आज़ादी मिलती है, तो आर्टिकल 21 के तहत, ठीक है। अब हम लोग आते हैं 21 का प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 21 का क्या है मेरे भाई, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। और आर्टिकल 39 का काम है क्या है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
समान न्याय मतलब सभी को एक समान न्याय मिलेगा और निःशुल्क विधिक सहायता भी मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर आप किन्हीं कोर्ट वगैरह में जाते हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या वहाँ पे सरकारी वकील नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। तो वही है, तो कौन सा आर्टिकल के तहत आपको सरकारी वकील मुहैया कराया जाता है? तो आर्टिकल 39 के काम है, ताकि उसको समान न्याय मिले। दोस्तों, वकीलों बहुत सारे पैसे लेते हैं कोर्ट में। ठीक है, तो आप कोर्ट वाले ज़्यादा मैटर में आप ना फंसेंगे, नहीं तो वकील आपको चूस लेंगे। ठीक है, तो वहाँ तो जो व्यक्तियों के पास पैसे ज़्यादा नहीं होते हैं, चाहे तो जिन व्यक्तियों का जो केस ज़्यादा क्रिटिकल नहीं होता है, वो सारे के सारे सरकारी वकील की सहायता लेते हैं। तो ठीक है, तो समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन किसमें? आर्टिकल 39 के काम है। आर्टिकल 40, प्रत्येक राज्यों में ग्राम पंचायत का गठन होगा। किसमें है? आर्टिकल 40 में। ठीक है, अगर बताया जाए कि सबसे पहला ग्राम पंचायत पूरे भारतवर्ष में कहाँ पे बैठा था, तो ये 2 अक्टूबर 1959 को बैठा था। राजस्थान के नागौर जिले में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, और उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद। अगर आपको पूछा जाए कि वह वैसा दूसरा राज्य कौन सा पूरे भारतवर्ष में जो पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था, तो आपका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद सारे स्टेट धीरे धीरे अपनाने लगे थे। आर्टिकल 45 क्या है? बालकों को निःशुल्क शिक्षा। जैसे जो सरकारी स्कूलें होती है ना, उसमें तो किसी भी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है, उनको तो निःशुल्क शिक्षा मिलती है ना। तो आर्टिकल 45 के तहत उनको मिलता है मेरे भाई। आर्टिकल 48 के का मोस्ट इम्पोर्टेंट है पर्यावरण का संरक्षण। हम पर्यावरण का स्वामी नहीं है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के द्वारा पेड़ पौधा लगाया जाता है तो ये बोलता ना कि ये भाई ये मेरा पेड़ पौधा है, ये पौधा मेरा है, ये पेड़ मेरा है। नहीं, आपका नहीं है, आप उसके स्वामी नहीं हैं, आप उस पेड़ पौधे के संरक्षक हैं। ठीक है, तो पर्यावरण का संरक्षक किसमें दिया हुआ है? आर्टिकल 48 के काम में। लेकिन वहीं अगर आपको पूछे आर्टिकल 48 में क्या है, तो पशुपालन दिया गया है भाई। आर्टिकल 48 में क्या है? पशुपालन, जैसे गौ का रक्षा करना है। ठीक है, आर्टिकल 48 के तहत। आर्टिकल 49 क्या है? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। जितने भी राष्ट्रीय महत्व के हैं, जैसे ताजमहल हो गया, जिससे भारत सरकार को रेवेन्यू मिलता है, टैक्स मिलता है, उन सभी का आपको संरक्षण करने का अधिकार है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का द्वेष ना आए, किसी भी प्रकार का विस्फोट ना हो, चाहे तो किसी भी प्रकार का उसमें किसी कुछ कलंक ना आए। ठीक है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण हम लोग आर्टिकल 49 के तहत करते हैं। आर्टिकल 50 क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा और इसे डबल स्टार लगा लीजिएगा। आर्टिकल 50 कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। ठीक है, आर्टिकल 54 में क्या है मेरे भाई? राष्ट्रपति का निर्वाचन। किसमें है? आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 60 क्या है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ। अगर जो हाल ही में बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की 28 अगस्त को एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि आर्टिकल 60 का संबंध किससे? तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ इसमें लिया जाता है आर्टिकल 60 के तहत। आर्टिकल 61 में क्या है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगाया जाता है ना, वो आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 74। आर्टिकल 74 में किस चीज़ की व्याख्या किया गया है? तो मंत्री परिषद का व्याख्या किया गया है। ठीक है, और ये मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है मेरे भाई? तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो आर्टिकल 74 में क्या है? मंत्री परिषद। आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है, लेकिन उनको तो वेतन मिलता है। तो किस लिए उनको वेतन मिलता है? तो राज्यसभा का सभापति होने के नाते ही उनको पेमेंट मिलता है, अन्यथा उनको पेमेंट नहीं मिलता। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति का वेतन क्या है, तो आप मारिएगा 0 रुपया। ठीक है, अगर ऑप्शन में आपको 0 दिखाई दे दे तो आप 0 लगा के जरूर आइएगा, नहीं तो इनका जो उपराष्ट्रपति का वेतन है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते ही मिलता है। दोस्तों, आप एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग डेमोरलाइज हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, कि भाई कौन पढ़ेगा, हमें मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप एक चीज़ गांठ बांध के जान लो और सुन लो, अगर आपको पढ़ते वक्त किसी भी प्रकार की मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो आप कच्चे खिलाड़ी हो, आप पक्के खिलाड़ी नहीं हो। आप इस एग्ज़ाम के लायक नहीं है, आपसे ये एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। अगर आपको पढ़ते वक्त किसी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है तो आप पढ़ के हो जाइए, उसके बाद बहुत सारे चैनल पड़े हुए मोटिवेशन की, आप उसमें दो, आप उसमें जाओ, उसमें आप मोटिवेट हो।
ठीक है। तो अब पढ़ते वक्त किसी भी प्रकार का आपको मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कोई शेर व शायरी नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो आर्टिकल 64 हमने जान लिया कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, जिस प्रकार से आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति आर्टिकल कौन सा तहत के जो अपना वो शपथ लेते हैं, तो आर्टिकल 69 के तहत, ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति द्वारा क्षमा या दंड का लघुकरण, ठीक है, कौन सा आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 72 के तहत किया जाता है। जैसे आपने कुछ दिन के पहले सुना होगा, निर्भया कांड के गुनाहगारों ने राष्ट्रपति को अपना क्षमा याचना के लिए एप्लीकेशन लिखे थे, ठीक है, और अपना पिटीशन दिए थे राष्ट्रपति के पास। तो अगर राष्ट्रपति चाहते तो देखो राष्ट्रपति भी अपने विवेक से वो काम नहीं करते, तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद के सहायता से उनकी जो दंडादेश को लघुकरण कर सकते थे, उसको अब एकाएक उसे छोड़ नहीं सकते। जैसे अगर लघुकरण का मतलब हुआ कि अगर किसी को फांसी की सज़ा मिल गई है तो उसे जीवन कारावास की सज़ा दिया जाए, आजीवन कारावास की। और अगर जैसे आजीवन कारावास की सज़ा दे दी गई है, उसे उसके सज़ा को कुछ कम कर देना, 5 साल के लिए कर देना, 10 साल के लिए कर देना, 8 साल के लिए कर देना, लेकिन पूरे का पूरे क्षमा नहीं करना। ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अगर क्षमा कर दे तो जेल से बाहर, ऐसा नहीं, ठीक है। उसका लघुकरण किया जाता है और उसे तो आर्टिकल कौन सा तहत के किया जाता है, तो आर्टिकल 72 के तहत करते कौन, राष्ट्रपति। किसकी सहायता से, तो मंत्री परिषद की सहायता से करते हैं। अनुच्छेद 110 धन विधेयक, ठीक है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है कि वित्त विधेयक है, ऐसा कौन प्रमाणित करता है, तो आपका आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। तो आर्टिकल 110 में धन विधेयक का वर्णन किया गया है। इधर दिया हुआ है सब्सक्राइब, ये कौन सा भी आर्टिकल में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये यूट्यूब का आर्टिकल में है मेरे भाई। सब्सक्राइब, इसके बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्टिकल 111 में क्या है, पारित विधेयक का राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन। जैसे अगर किसी भी प्रकार की विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत से पारित कर लिया जाता है, तो आर्टिकल 111 के तहत ही राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमोदन करते हैं, अपना अंतिम हस्ताक्षर करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति उस विधेयक को अपने पॉकेट में रख लेते हैं और उसे कहा जाता है पॉकेट वीटो कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि पहली बार कौन सा राष्ट्रपति के द्वारा पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था, तो राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था 1986 में डाक टिकट को लेकर। लेकिन वो ऐसा वित्त विधेयक में नहीं कर सकते हैं, धन विधेयक में वो अपना पॉकेट वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कौन, राष्ट्रपति। जैसे अभी हाल ही में कल या परसों राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में भारी बहुमत से पारित हो गया है महिला संरक्षण विधेयक। अब अंतिम रूप से किसे जाएगा, राष्ट्रपति को जाएगा। तो राष्ट्रपति कौन सा अनुच्छेद के तहत वो अपना उसमें अंतिम हस्ताक्षर करेंगे और वो फाइनली एक अधिनियम बन जाएगा, तो आर्टिकल 111 के तहत। आर्टिकल 200 में क्या है, तो पारित विधेयक का राज्यपाल द्वारा अनुमोदन। जिस प्रकार से केंद्र में राज्यसभा होता है, उसी प्रकार से राज्यों में विधान परिषद होती है। जिस प्रकार से केंद्र में लोकसभा होती है, उसी प्रकार से राज्यों में विधानसभा होती है। तो राज्यों में भी तो कानून बनता है ना, तो मैक्सिमम राज्यों में तो ये विधान परिषद है नहीं, सिर्फ क्या है, विधानसभा ही है। तो जहाँ भी जो जैसा व्यवस्था विधान परिषद हो या ना हो, कानून तो बनता ही है ना। तो अंतिम हस्ताक्षर के लिए राज्यों में किसके पास जाता है, राज्यपाल के पास जाता है। तो राज्यपाल आर्टिकल 200 के तहत उस विधेयक पर अपना अंतिम हस्ताक्षर कर देता है, तो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, ठीक है। आर्टिकल 214 में लिखा हुआ कि राज्यों में उच्च न्यायालय का होना, ठीक है, प्रत्येक राज्यों में उच्च न्यायालयों का होना। लेकिन क्या अभी प्रत्येक राज्यों में उच्च न्यायालय का व्यवस्था है, बिल्कुल नहीं है। तो प्रत्येक राज्यों में होना चाहिए। मतलब कि हाई कोर्ट का वर्णन किसमें किया गया मेरे भाई, आर्टिकल 214 में। आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ठीक है। आर्टिकल 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 148 ये दोस्तों बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के एग्जाम में
पूछा, जो हाल ही में 28 अगस्त 2023 को हुआ। ठीक है, आर्टिकल 324 में निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। आप इसे भी इम्पोर्टेंट करके नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आर्टिकल 263 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन, हम इसे लगा देते हैं डबल स्टार। ठीक है, इस अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब क्या होता है, जैसे अगर भारत सरकार और किसी भी एक राज्य के बीच में विवाद हो जाए तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। ठीक है, और उसी अंतर्राज्यीय परिषद के द्वारा उस विवाद को सुलझाया जाता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन का प्रावधान आर्टिकल 263 के तहत है। ठीक है, किया जाता है। मोस्ट एक तो इम्पोर्टेंट है संविधान संशोधन। आप सभी को शायद आता होगा कि अगर भारत में किसी भी प्रकार का संविधान में संशोधन किया जाता है तो आर्टिकल 368 के तहत किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 129 सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना, सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय होना। आर्टिकल 129 अभिलेख का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो सुप्रीम कोर्ट जो भी किसी को सज़ा सुनाती है या तो जो भी किसी को सलाह देती है वो दोस्तों लिखित होता है। अगर मान के चलिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया है, अगर वही केस अगर किसी हाई कोर्ट में चला जाए और अगर हाई कोर्ट अगर वही चीज़ को अगर चाहे तो अगर वही सज़ा को अगर सुनाए और अगर मुजरिम अगर उस चीज़ को ना माने तो उस समय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का लिखा हुआ उस जांच को मतलब आप बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, उस ऑर्डर को दिखा सकता है कि देखिए अगर ये ऐसा ही केस सुप्रीम कोर्ट में गया था, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसी चीज़ें को बताया गया था और ऐसी सज़ा का प्रावधान किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, प्रत्येक ऑर्डर को लिखा जाता है, ना कि ओरल होता है। ठीक है, जो भी वो कुछ सुनाती है उसका वो लिखा जाता है। ठीक है, और उनके लिखा हुआ का प्रयोग किसी हाई कोर्ट में भी किया जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। और ये कौन सा आर्टिकल के तहत है, तो आर्टिकल 129 के तहत। आर्टिकल 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप एक बार इसे बढ़िया से देख लीजिए। ठीक है, आप इसे अब 1.5 के स्पीड में आप इसे देख लें, उसके बाद आप इसे 2 के स्पीड में आप इसे देखें। आप 3 बार देखने के बाद आप यकीन मानिए कि आपका एक एक आर्टिकल कंठस्थ हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाइएगा। इससे क्वेश्चन बाहर आएगा नहीं, ये मेरा वादा है, चैलेंज है। ठीक है, तो अगर ये मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो आप मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अपने इस चैनल पे डिफेंस से सारे रिलेटेड चीज़ें को पल पल अपडेट करते रहता हूँ। आप मेरा चैनल के प्लेलिस्ट के पेज पे जाएं, आप उसमें स्टैटिक जीके की क्लास को करके देखें, मैथ की क्लास को करके देखें, रीजनिंग की क्लास को करके देखें। अगर आपको एक भी क्लास फालतू लगा, बकवास लगा, नॉन रिलेवेंट लगा, एग्ज़ाम रिलेवेंट ना लगा तो आप मेरा चैनल में उसी समय कमेंट कर देना, गरिया देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो की अंत करते हैं।